भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आए। मेरी ट्रेनिंग सुधार, एक अच्छा साथीदार मिलेगा। जो मैं भी कर रही हूँ अपने देश के भविष्य के लिए कर रही हूँ। ये एक बड़ी सोच का परिचय है। चर्चा किस्सा कुर्सी का है। चर्चा उसी के साथ शुरुआत होती है। दिल्ली से बात राजस्थान तक आती है, कांग्रेस से बात बीजेपी तक जाती है और हर तरफ दल बदल की बात होती है। चमन जी हमारे साथ ब्यावर से जुड़े हैं। बताइए चमन आरा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं कह रही थी कि जो ये कांग्रेस के जो नेता है सर, इनको बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है तो ये या इनकी महानता भी है और सर रणनीति भी हो सकती है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ ये बीजेपी की महानता। और सर जो ये नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में गए तो इनकी क्या गारंटी है कि ये 5 साल बाद अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ये वापिस इस कांग्रेस सरकार में नहीं आएंगे? बिल्कुल, घर वापसी का कार्यक्रम भी हो सकता है। शुक्रिया चमन आरा जी। क्यों ओम सैनी जी, कैसा समझते हैं आप इस सत्ता के साथ? दरअसल जिस तरह से चुंबक निकलती है उस तरह से हो सकता है। देखिए जैसे क्षमा पर्व चलता है, जब चुनाव आते हैं तो माफीनामे स्टार्ट होते हैं तो इधर उधर होता चला जाता है। तो ये जो भय अभी ये जो हमारे दर्शक उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी कि सोनाराम जी कल को फिर से वापस अपना हृदय परिवर्तन के साथ में कांग्रेस में 5 साल का बीजेपी में काम किया, रास नहीं आया, विचारधारा ठीक नहीं, और जैसे लगा कि अब कांग्रेस के ठीक से कुछ सिलसिला बन रहा है तो उधर चले जाएं, तो इसकी क्या गारंटी है? सचमुच में पार्टियों को अपने यहाँ अपने सैद्धांतिक समझौते नहीं करने चाहिए। जिस तरीके से कंप्रोमाइज़ के साथ में अनुशासन तोड़ने वालों को, चाहे इस पार्टी में उस पार्टी में, उनको जिस तरह से हिकारत से देखा जाना चाहिए या सम्मान दिया जा रहा है, तो ये चाल चरित्र और चेहरा चाहे दोनों पार्टियों को देखिए कैसा बदसूरत हो गया है। जो बच्चे देख रहे होंगे कि ये हमारे रोल मॉडल हैं, जो कहा करते थे कि चाल चरित्र चेहरा होना चाहिए, वो इस तरीके से सत्ता के लोभ में कैसे कैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये तो इन दोनों पार्टियों की सोचने की बात है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। मैं अब जाखड़ साहब आपके पास आऊँ उससे पहले जोधपुर से मुख्तार अनीश साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए अपनी बात। जी सर, मैं किरण जी से जो अभी बीजेपी की मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित हुई है जी, तो क्या बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी में एक भी काबिल नेता था नहीं क्या? और जो दूसरों बीजेपी का अक्सर ये हुआ है, हर राज्य में एक बार से नेता ले रहे हैं और उसको कैंडिडेट बना रहे हैं। क्या बीजेपी में नेता अभी तक काबिल नहीं थे? अभी तक इसीलिए बीजेपी का बहुमत नहीं बना के बीजेपी के नेता काबिल ही नहीं है। बाहर के नेता आए, बीजेपी को कामयाबी दी है, बीजेपी के नेता कामयाब नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के जो निलंबित नेता थे, निष्कासित नेता थे, वो वापस आए। ऐसा कुछ को है नहीं कि बाहर की पार्टी से तोड़ के या कहीं से आए। तो कुछ बातों पे, कुछ पॉइंटों पे विवाद हो सकता है, उसमें अगर कुछ सुधार होता है और कुछ बातें मानी जाती है तो कांग्रेस में वापस आना कुछ गलत नहीं है। ये अवसरवादी की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल ही वो उस तरह की बात दी है कि भाई हर पश्चिम बंगाल में जाओ तो तृणमूल कांग्रेस से तोड़ो, राजस्थान में आओ तो कांग्रेस से तोड़ो, वहां से अन्ना की टीम से तोड़ो। तो इस तरह का ये चीज बीजेपी जो है ना, जोर तोड़ की राजनीति कर रही है। शुक्रिया मुख्तार साहब, शुक्रिया आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाखड़ साहब। नहीं, मुझे लगता ही है कि अनीश साहब ने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस माने महत्वपूर्ण है कि पार्टी ने इस बात को समझ लिया है। अब वो संघ दीक्षित लोगों को ही मुख्यमंत्री बना रही है। ये पहली गलती की है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने किरण बेदी को कैंडिडेट के रूप में रखा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे लग ये रहा है कि पार्टी शायद अपने में सुधार कर रही थी। उनकी निगाह हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और क्या कहते हैं इसे, हाँ, झारखंड के बाद में राजस्थान की तरफ भी आ रही थी कि दीक्षित चाहिए, पार्टी दीक्षित उसको। लेकिन एक जिताऊ चेहरा, एक बड़ा मोहरा भी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल था। जाखड़ साहब, आपको क्या लगता है, पार्टी की मजबूरी होती है ऐसा करना या फिर ये कैंडिडेट की मजबूरी बन जाती है? मजबूरी तो कैंडिडेट की, तो मजबूरी क्या होगी? कैंडिडेट की अगर उसके पीछे वोट बैंक है तो वो तो निर्दलीय रूप से जीत सकता है। पार्टी की जरूरत है ये कि पार्टी को फिलहाल सीट लेनी है, तो सीट के लिए वो देखेगी भाई कौन सा चेहरा ऐसा है जो सीट जीत सकता है। ये बात देखी जाती है। कैंडिडेट की मजबूरी, कैंडिडेट के पीछे बैकअप है, जनता है, तो वो कैंडिडेट तो निर्दलीय भी होगा, तो मजबूरी तो पार्टी ही कह सकते हैं। लगता है दिल्ली में किरण बेदी के पीछे बैकअप होगा?
किरण ऐसा बेदी- लगता है? वैसे एक बात हम थोड़ा सा केजरीवाल के सामने उनको उतारा नहीं जा रहा, एक सुरक्षित सीट की तलाश। डॉक्टर हर्षवर्धन की क्योंकि सीट पे उनको जनता ने पहुंचाया जा रहा है। पहले किरण बेदी के पार्टी के साथ प्रदेश जनता अध्यक्ष थी, सतीश लेकिन उपाध्याय जनता वहां भी से उनको आज टिकट समझदार नहीं दिया बन जा गई रहा। कि ये अवसरवादिता है उसकी, क्योंकि जनता भी समझ गई कि जिस रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, जो एक एक्टिविस्ट के रूप में कार्य किया था उन्होंने, लेकिन वो अब जनता समझ गई कि ये एक अवसरवादिता है। जैसे कांग्रेस के एक नेता पीसी चौको ने कहा कि चुनाव आएगा जब रैंक मालूम पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक है अभी, उसको। अभी आप राजनीतिक विश्लेषक लिखा है और आप ये कह रहे हैं एक तरफ की अवसरवादिता आएगा और दूसरी तरफ आप जनता के विवेक के ऊपर की जनता समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है तो जनता ने अभी तक नहीं समझी हुई थी, जो अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, अभी तक जितने चुनाव हुए, एक नेता आप भी साहब बीच में, अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा के चाहे विभिन्न विधानसभाओं के, क्या जनता वहां पर समझी हुई नहीं थी? जनता जनता वो लहर की बात थी, बोल चुके जाखड़ साहब, लहर की बात थी, अब आपकी लहर नहीं है। लहर जब ही आती है, लहर का प्रतिशत कम हो रहा है। मैं मोनू अग्रवाल जी है डीडवाड़ा से, उनको भी सुनना चाहूंगा। नीतियों और मोनू उसको जी ये मानती है कि ये लीडर है, जब ये है जो जनता उस लहर के अंदर आती है, जनता जो है। अग्रवाल साहब, मोनू अग्रवाल जी डीडवाड़ा से जुड़े हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार जी। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी ने किरण बेदी को उतारा है जी, और ये देख लेना कि किरण बेदी के होते हुए आपको दिल्ली के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी जी। और जैसा कि आपको पता है राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव हो रहे हैं जी, और इसमें 5 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। इसको भी देख लेना, आप बीजेपी अपना पूरा परचम लहराएगी। ठीक है, चलिए, आपकी उम्मीद कैसी निकलती है ये नतीजे बताएंगे। शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। राम नारायण जी, जो सचिन पायलट की उम्मीदें हैं उनको तो अग्रवाल साहब धूमिल कर चुके हैं, जैसा कि मोनू अग्रवाल डीडवाड़ा से या फिर आपके बगल में बैठे अग्रवाल साहब। देखिए, ये अग्रवाल साहब जयपुर में रहते हैं और मोनू अग्रवाल साहब डीडवाड़ा में रहते हैं, दोनों नगर पालिका क्षेत्र है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। ये प्लस पॉइंट है साहब। भारतीय जनता पार्टी की कथनित करनी मंत्र है काला धन 100 दिन में आ गया, इसलिए इनको प्लस पॉइंट मिलेगा। और इन्होंने कांग्रेस की बीजेपी में अपशब्द कहने वाले नेताओं को बीजेपी, कांग्रेसियों को बीजेपी। लेकिन मुझे आपकी बात में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, आपकी बात में दो राय नजर आती है। अगर आपके पास मुद्दे थे तो फिर भंवरलाल जी की जरूरत क्यों पड़ी? भंवरलाल जी कांग्रेस कांग्रेस से सस्पेंड थे फॉर टाइमिंग, सबक देने के लिए। उन्होंने कहा मुझे सबक दिया, सही दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा याचना के साथ वो घर में थे, हरेंद्र मिर्धा, घर में रीता थे, चौधरी, राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा पे क्या कहेंगे आप? राजकुमार शर्मा कभी दूसरी पार्टी में नहीं गए, बीएसपी में 4 टाइमिंग टिकट नहीं मिला। आपने कांग्रेस से उनको टिकट नहीं दिया, बसपा में चले गए, बसपा में चले गए, बसपा से जीते, फिर कांग्रेस के साथ मंत्री बनने आ गए, फिर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बागी बन गए, और फिर बागी बन के विधायक बन गए, और फिर आपको जरूरत पड़ी बुला लाए। राजकुमार शर्मा ने किरण बेदी की तरह, कृष्णा तीरथ की तरह अपशब्द पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, कांग्रेस के खिलाफ। इन्होंने चुनाव लड़ना छूट है, चुनाव लड़ने बयानबाजी नहीं करेंगे तो कांग्रेस अनुशासनहीनता है। मतलब ये कांग्रेस की दरियादिली कह सकते हैं, ये कांग्रेस की दरियादिली कह सकते हैं। मैं त्रुटि नहीं करूंगा, ये सब दोनों ने कहे तो उनको बोला ठीक है, पंचायत चुनाव की बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। क्या राजकुमार शर्मा ने ये वादा किया कि आगे बिल्कुल वादा कांग्रेस किया, के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे? वादा किया है, तभी तो उनको वापस लिया है। प्रतिभा सिंह इसीलिए निर्दलीय मैदान में उतर रही है, प्रतिभा सिंह इसीलिए निर्दलीय मैदान में उतर रही है, कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी में नहीं गई। कांग्रेस की और आप मुखालफत कर रही है प्रतिभा सिंह, आपको पता है? जसवंत सिंह जी का लड़का बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए है, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो ये आज की तारीख में जिस नहीं, जसवंत सिंह जी नहीं, उनका लड़का, मुझे प्रतिभा सिंह और राजकुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं कि वो अगले चुनाव में कांग्रेस की तरफ आ जाए। चलिए, मकराना से हमारे साथ मुबारक अली साहब जुड़े हैं, उनको सुन लेते हैं। बताइए मुबारक साहब, क्या ख्याल है? मुबारक साहब, आपको सुन पा रहे हैं? आपका टीवी का वॉल्यूम कम करके आप बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? कहा जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो केंद्र जी हाँ कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किरण बेदी को इलेक्शन चैंपियन और मुख्यमंत्री नेता चुन के लाए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले कोई ईमानदार नेता नहीं था? ये अहम सवाल है, लगातार हम एस अग्रवाल साहब से इस बारे में सवाल करते आए हैं। फिलहाल ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इसी बात से जवाब लेता हुआ मैं आऊंगा। मुबारक साहब, आप बने रहिएगा बिग फाइट के साथ। शुक्रिया इस चर्चा में आप जुड़े। ब्रेक पर जाते हैं, कुछ ही पलों में वापसी होगी। दल बदलू नेता कभी भरोसेमंद नहीं होते हैं, उनको न तो अपने पे भरोसा होता है, न अपनी जनता पे, न स्वयं पे।
वो स्वार्थ से जुड़े रहते हैं, स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं, और स्वार्थी आदमी कभी किसी का नहीं हो सकता। जब भी स्वार्थ आता है, दल बदलू नेता दल छोड़ के चले जाते हैं। कितने वादे हों, कितनी उनकी बातें हों, सब भूल करके वो अपने स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। इसलिए दल बदलू नेता भरोसेमंद नहीं और नकारा और निकम्मे होते हैं। हाँ, आजकल किसी नेता की कोई विचारधारा नहीं है। जैसा मौका, जैसा माहौल लेते हैं, उसी तरह के भाषण दे देते हैं, उसी तरह की विचारधारा बना लेते हैं ताकि पब्लिक को भावुक कर सकें। इंटरनली देखा जाए तो ना कोई पार्टी की विचारधारा है, ना कुछ मोटिव है, ना कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। खाली ये वोट लेने के लिए अपनी विचारधाराएं बनाते हैं। वोट लेने के बाद कोई किसी की कोई विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आए। मेरी ट्रेनिंग सुधार, एक अच्छा साथीदार मिलेगा। जो मैं भी कर रही हूँ अपने देश के भविष्य के लिए कर रही हूँ। ये एक बड़ी सोच का परिचय है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आए। मेरी ट्रेनिंग सुधार, एक अच्छा साथीदार मिलेगा। जो मैं भी कर रही हूँ अपने देश के भविष्य के लिए कर रही हूँ। ये एक बड़ी सोच का परिचय है। किस्सा कुर्सी का इसी से जुड़ा सवाल है, क्या कुर्सी के लिए कांग्रेस बीजेपी विचारधारा से समझौता करती है? इस पर आपकी राय मिली और इस राय के मुताबिक 77% लोग मानते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, विचारधारा से समझौता जायज है अगर गद्दी मिल जाती है। 23% फिलहाल इस उलझन में है। समझौता तो करती है, लेकिन बड़ा समझौता कौन करता है, इस बात पर बड़ा सवाल है। रामनारायण जी, आप या फिर अग्रवाल साहब की पार्टी? देखिए, कांग्रेस तो सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। सत्ता का जितना, जनता झूठ बोल रही थी, सत्ता जनता झूठ बोल रही थी, 77% लोग झूठ थे। जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर्मचारियों का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूंजीपतियों का जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शोषण किया है। अभी तो आप पोषण की बात कर रहे थे कुछ देर पहले। पूंजीपतियों से पैसे के आधार पे जो राजनीतिक खेल खेल रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं उनका नाम लेने की शोषण और पोषण में फर्क है, इसलिए वो दोनों कर रहे हैं। उन्हीं के आधार पे देश चल रहा है। यहाँ न गरीब का ध्यान रख रही है भारतीय जनता पार्टी, न दलित का रख रही है। यही कारण है दिल्ली में दलित वोट और गरीब वोट इनसे पहुंच से दूर है। इसलिए आप गरीबों को आप वापस जोड़ते आ रहे हैं। गरीब वापस जुड़ेंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे। चलिए, मुबारक अली साहब मकराना से जुड़े थे, उनका जो सवाल था उसी को लेकर आप अपनी बात को पूरा कर दीजिए। किरण बेदी से बेहतर कोई मिला नहीं आपको दिल्ली में? ऐसा है कि केवल एक ही व्यक्ति को जो पार्टी नेतृत्व ने समझा है और जिसको पार्टी नेतृत्व ये देख रहा है कि इनको जिस प्रकार की उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने एक कुशल कार्यकर्ता जो जनता के बीच के अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, क्या किरण बेदी में वो तमाम काबिलियत है कि नहीं? है कि अरविंद केजरीवाल धरने वाले थे, तो क्या किरण बेदी धरने वाली नहीं रही? कभी भी उनकी कार्य क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी मालूम नहीं है। वो किरण बेदी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्या थे, कहां से वीआरएस लेके आए थे? सारे के सारे वहां से ही भगे हैं। उन्होंने कभी स्टडी लीव ले लिया है, कभी है जो उन्होंने कभी कार्य दिल्ली कमिश्नर के लिए पहले वीआरएस का पद छोड़ दे। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि वो कहीं टिके ही नहीं। किरण बेदी की बात कर रहा हूं मैं ओम सैनी जी आपके पास में आता हूं। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दोनों शख्सियतों की अगर तुलना की जाए, जिस तरह से केजरीवाल को ये छोड़कर भागने वाला बता रहे हैं, क्या किरण बेदी जो दिल्ली में कमिश्नर का लेकर जो कुछ भी हुआ था, क्या दुनिया को पता नहीं? देखिए, उनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं लोग, लेकिन साथ साथ में जब तुलना करेंगे तो हम अन्ना मूवमेंट के साथ में तुलना करेंगे। अन्ना मूवमेंट में दोनों साथ साथ थे, दोनों के बयान एक से थे, दोनों ने एक ही बात कही भारतीय जनता पार्टी के संबंध में और गुजरात के नरेंद्र मोदी के संबंध में, उनके वहाँ के सारे सिलसिलों के संबंध में। अब उन्होंने अपने आप को टोटली बदल लिया और उन्हीं बातों को अलग करके और कहा कि सबसे सुंदर और बेहतरीन कोई अगर लीडरशिप है तो नरेंद्र मोदी की है, उन्हीं की वाणी सबसे श्रेष्ठ है और वो जो कह रहे हैं वो श्रेष्ठ है। मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी सियासत का यू टर्न है, लेकिन केजरीवाल अपने आप को उस तरीके से बचाया हुआ है। जहां तक दोनों पार्टियों के चरित्र की बात है, दोनों पार्टियों ने अपने आप को सबसे बड़ा धोखा तो चलिए ये बताइए, क्या ऐसे नेताओं के भरोसे जीत हार तय हो जाती है? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि दिल्ली का चुनाव अपने आप में एक नज़ीर बनेगा
कि क्या इस तरीके से कोई जनता को बेवकूफ बना सकते हैं जिस तरीके से पेश किया जा रहा है? चलिए जाकिर साहब, आपके पास आखिरी सवाल, क्या इस तरह की विचारधारा बदलने वाले नेता भरोसेमंद होते हैं? भरोसेमंद तो विचारधारा, देखो सर, आप इसको समझ पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हो। पार्टी की विचारधारा प्रमुख नहीं है, प्रमुख है सत्ता, सत्ता प्राप्त करना। अब सत्ता के कैसे प्राप्त की जाए वो दूसरा पहलू। सत्ता के प्रति वफादार होते हैं ऐसे लोग, ये लोग सत्ता के प्रति वफादार होते हैं, सत्ता प्राप्ति है, बस पहुंचना, अवसर देख रहे हैं, अपना अवसर जहां अपना उनको जो लग रहा है वो चुन रहे हैं। जनता के विवेक के ऊपर ये पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये जनता के विवेक को, लोकतंत्र के अंदर जनता का विवेक भी कुछ दिन में सामने आ जाएगा। फरवरी 10 फरवरी का इंतजार हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, पता लग जाएगा और पंचायत चुनाव के नतीजे भी हमारे सामने होंगे। लोकतंत्र के अंदर जो जनता जो चुनती है, जो उसका विवेक होता है, वो सर्वोपरि माना जाता है। चलिए, आप सभी इस चर्चा में आज शामिल हुए, अपनी राय दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला कल आपके लिए, दर्शकों के लिए, सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।